मंच पर बैठे हैं रविंदर सिंह जी, मौजूदार जी, विभोर जी, टेकचंद जी और हमारे पूर्व सहयोगी एवं साथी जमील साहब जी, जो इस समय अजमर से भी जुड़े हुए हैं। तो इन सबका अभिनंदन, स्वागत। और हमारे किसान भाई जो दूर दराज से आज किसान मेला में सीमैप में उपस्थित हुए हैं, हम एक थोड़ी देर हम आपको ले चलते हैं प्रोसेसिंग की तरफ, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो भी हमारे किसान भाई सघन फसलों की खेती कर रहे हैं और उनकी भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ा चिंता का विषय होती है। उनके साथ साथ हमारे उद्योग की भी एक ये चिंता का विषय होता है कि जो भी सघन तेल हमारे किसान भाई उगाते हैं, वो फसल करते हैं या जो तेल निकालते हैं, उसकी गुणवत्ता को लेके कई बार एक चिंता होती है। कई बार उनका तेल का रंग खराब हो जाता है, तेल के जो घटक होते हैं उसमें विविधता आ जाती है, कई बार उसका जो जलन की महक आ जाती है तेल में। तो कई बार ऐसा देखने में आया है कि जो किसान भाई हैं वो कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से ये क्वालिटी में जो वेरिएशन आता है। जो किसान तेल निकाल रहे हैं, जब वो बेचने जाते हैं तो कई बार जो खरीदार है वो उसको भाव कम देता है, कहता है कि आपके तेल में घटक की मात्रा, जो आपको हमारे वो बताते हैं एग्रोनॉमिस्ट, उसकी शुरुआत होती है सही कृषि तकनीक से, यानी कि जो भी एग्रो टेक्नोलॉजी आप कर रहे हैं, जो पौधे सामग्री आप ले रहे हैं, कहाँ से आप पौधे सामग्री ले रहे हैं। जैसे कि सीमैप में आजकल आप सीमैप से मेंथा की पौध सामग्री ले रहे हैं, तो ये कि निश्चित है कि जो भी आप पौध सामग्री ले रहे हैं वो सही मानकों के हिसाब से होगी। और उसके बाद कौन सी प्रजाति आप लगा रहे हैं, जैसे कि सीमैप में भी आपकी चाहे उन्नति हो या कोसी हो, तो कौन सी प्रजाति लगा रहे हैं, उस पर तेल की शुरुआत वहीं से आती है कि तेल की जो आपको तेल निकलेगा उसमें तेल की गुणवत्ता वहीं से शुरुआत होती है कि तेल में उसमें घटक की मात्रा कितनी होगी और तेल आपका कैसे होगा। उसके अलावा जो आपके कृषि तकनीक बताए जाते हैं कि कितने दिन में उसकी कटाई करनी है, कितनी उसमें सिंचाई देनी है, कब उसकी निराई करनी है, कितनी कौन सी खाद कब डालनी है, इन सब का भी सीधा असर आपकी फसल पे होता है। जब आपकी ये फसलें तैयार हो जाती हैं तब हमारी आता है उसकी आसवन की बारी। तो आसवन के पूर्व जो आसवन पूर्व कार्य विधियां होती हैं, जब आपकी फसल तैयार हो जाती है तो उसको हम लोग काट के कई बार राय देते हैं कि उसे सुखा लीजिए। खास करके पेपरमेंट या मेंथा के जब हम करते हैं तो उसको कहते हैं कि 1 या 2 दिन छायादार में सुखा लीजिए, या उसको अगर धूप बहुत तेज हो तो 1 दिन सुखा लीजिए। इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर सौदान सिंह ने बताया कि अगर आप उसमें 8 से 10 दिन पहले सिंचाई देना बंद कर दे तो एक खुद ही वो मुरझाई अवस्था में आ जाती है, तो उस समय आप उसको आसवन के लिए ले जा सकते हैं। कुछ फसल ऐसी होती है, जैसे जेरेनियम बताया, तो जेरेनियम में हम उसको सुखाने की राय नहीं देते हैं। उसको कोशिश करें कि तुरंत उसका उसी दिन 4 से 6 घंटे के अंदर आसवन हो जाए। खस की अगर हम बात करते हैं तो खस अगर आपकी पुरानी खस है तो कोशिश करें कि उसको रात को पानी में करीब 10 से 12 घंटे भिगोने के बाद उसको आप आसवन टंकी पे ले जाएं, तब उसको पश्चात उसका आसवन करेंगे तो उसमें तेल की गुणवत्ता व मात्रा अच्छी मिलती है। आसवन की बात अगर हम करते हैं तो आसवन की टंकी की अगर हम बात करते हैं तो कई तरह की आसवन टंकियां बाजार में उपलब्ध हैं। मुख्यतः 3 तरह से हम लोग आसवन करते हैं। एक तो हमारा क्षेत्र आसवन इकाई होती है, जिसको हम लोग फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट कहते हैं, जो किसान अपने खेत में डायरेक्ट लगा लेता है, जिसमें एक भट्टी होती है जिसपे वो अपनी आश्रित पौध सामग्री को या लकड़ी को जला के पानी गर्म करके जो आपका तेल निकालता है। दूसरी हमारी होती है बॉयलर आसवन इकाई, जिसमें एक टंकी के साथ एक बॉयलर होता है। बॉयलर में जहाँ पे हम लोग भाप उत्पन्न करते हैं और उस वाष्प या स्टीम से हम लोग तेल को निकालते हैं। और एक और तकनीक होती है जो सीमैप ने इसको डिजाइन किया है, जिसको हम लोग कहते हैं कोहेबेशन टेक्निक, जो खुद पौध सामग्री ऐसी होती है, खास करके जेरेनियम या गुलाब, जिससे इस्तेमाल करने से कोहेबेशन टेक्निक से तेल की मात्रा थोड़ी अधिक मिलती है, उसकी रिकवरी अच्छी होती है। जहाँ तक हम क्षेत्र आसवन इकाई की बात करते हैं तो हमारे किसान भाई जो हमारे बाराबंकी क्षेत्र में ऑलरेडी पेपरमेंट की खेती कर रहे हैं वो क्षेत्र आसवन इकाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी टंकी की जो हम लोग कहते हैं देसी आसवन टंकी का इस्तेमाल करते हैं। वो टंकी बहुत सस्ते दरों में उपलब्ध हो जाती है और हमारे काफी किसान भाई उसको लगाते हैं। लेकिन उसमें जो थोड़ी बहुत जो हमारी तकनीकी जो उसमें ड्रॉबैक्स होती हैं, इसमें तेल का समय अधिक लगता है, तेल की गुणवत्ता कई बार खराब हो जाती है। और कई बार उसमें क्या होता है कि जो बहुत बड़ी एक जो हमारी समस्या होती है वो टंकी की सुरक्षा को लेकर होती है। ये टंकियां काफी असुरक्षित होती है और टंकी फटने की घटनाएं, खासकर जब पेपरमेंट की पराई हो रही होती है तो टंकी फटने की घटनाएं पेपरों में आती रहती है, जिससे जान माल का नुकसान होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान ने एक उत्तम आसवन इकाई की डिजाइन तैयार करी है, जिसको हम कहते हैं उन्नत क्षेत्र आसवन इकाई,
जिससे टंकी तेल निकलने में समय कम लगता है, तेल की गुणवत्ता अच्छी रहती है और टंकी पूरी तरह सुरक्षित होती है। जो हमारी छेद रासायनिक, जो हमारे देसी छेद रासायनिक हमारे किसान भाई लगाते हैं, वो उसको लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर वो सुरक्षित को ध्यान में रखना चाहे तो उसमें प्रेशर गेज और एक सेफ्टी वॉल्व अगर वो टंकी के ढक्कन पे लगवा दें तो इसकी फटने की घटनाओं से बचा जा सकता है। आसवन करते समय जो जो सावधानियां बरतनी है, जब आप टंकी माल को टंकी में भर रहे हैं, ध्यान रखें कि दबा के और अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली उसको भरें। कोई रिक्त स्थान, कोई खाली स्पेस उसमें ना रहे कि भाप को निकलने की सरल रास्ता निकल जाए। पेपरमेंट या ग्रासेस को दबा के टाइटली भरें, लेकिन खस को ज्यादा टाइटली, खास को ज्यादा दबा के खस को ना भरें, क्योंकि खस बहुत टाइट भरते हैं तो भाप को निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है, जिससे कि आसवन में समय अधिक लग जाता है। जेरेनियम को भी ज्यादा दबा के नहीं भरना चाहिए। आसवन करते समय और जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो है, कंडेंसर से जो हमारा तेल का पानी का मिश्रण निकलता है वो ठंडा निकलना चाहिए। वो अगर गर्म निकल रहा है तो वो भी आपका तेल का नुकसान कर रहा है। अगर आप देसी आसवन छेद का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कॉइल कंडेंसर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गोल पाइप को हौदी के अंदर डाला जाता है, अगर वो उसमें से तेल और पानी का मिश्रण बहुत गर्म निकल रहा है तो आप कोशिश करें कि जो हौदी का पानी है उसको जल्दी जल्दी बदलते रहें। उसमें कोशिश करें कि वो पानी ठंडा रहना चाहिए, जितना गर्म निकलेगा उतना तेल का आपका नुकसान होगा। इसके अलावा जो हमारा भट्टी को भी आप ध्यान रखें, टंकी की परिस्थिति में ध्यान रखें। टंकी, जिस टंकी में आप तेल निकालने जा रहे हैं वो टंकी साफ सुथरी होनी चाहिए, टंकी में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं लगी होनी चाहिए। अगर बहुत पुरानी टंकी है तो उसको एक बार आप भाप से या उसको आप पानी से धो लीजिए, स्टीम से इसको स्टीमिंग कर लीजिए। जो किसान भाई एक ही टंकी से दूसरे अलग अलग पौध सामग्री का आसवन करना चाहते हैं, जैसे कि पहले उन्होंने उसमें लेमन ग्रास निकाला, फिर उसी टंकी से वो पेपरमिंट निकालना चाहते हैं, तो टंकी की सफाई बहुत ही आवश्यक है। और उसको करने के लिए सबसे सरल तरीका होता है भाप द्वारा। टंकी में आप पानी भर के उसको गर्म करें, जो भी भाप बन रही है उसको टंकी से, और जो कंडेंसर है जो आपका, चाहे वो शेलन ट्यूब कंडेंसर हो या कॉइल कंडेंसर हो, उसमें आप पानी ना दें, पानी ना रखें। और सेपरेटर जो आपका तेल और पानी को अलग करने वाला बर्तन है जिसमें आप तेल अलग करते हैं, उसको भी खाली कर दें, उसमें से भाप को निकलने दें। 2 से 3 घंटे तक भाप निकलने दें और आप गंध लेते रहें, स्मेल करते रहें। जब आपको लगे कि पुरानी तेल की महक आना बंद हो गई है तो समझ लीजिए टंकी आपकी साफ हो गई है और आपकी अगले बैच के लिए तैयार हो गई है, अगले पौध सामग्री के लिए। इसके अलावा जब आपकी पौध सामग्री, जब तेल आपको प्राप्त हो जाता है तो इम्पोर्टेंट बात आती है उसका शुद्धिकरण, उसकी प्यूरिफिकेशन कैसे करना है। कई बार जो तेल आता है आप देखते हैं उसके अंदर काले कण तैर रहे हैं या कुछ उसमें गंदगी आ गई है, तो उसको आप सिंपल रुई या मार्किंग से छान लीजिए। लेकिन अगर तेल में पानी आ गया है, अगर मॉइस्चर है तेल में, तो उसको अलग करना बहुत ही जरूरी है। इसको स्टोर करने से पहले अगर आप पानी नहीं हटाएंगे तो तेल आपका जल्दी खराब हो जाएगा। तो पानी हटाने के लिए मुख्यतः आप देख सकते हैं कि उसको आप छोड़ दीजिए। अगर ज्यादा पानी है तो वो नीचे बैठ जाएगा, उसको बाद में ऊपर से आप निथार लीजिए। लेकिन जो पानी तेल में एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि तेल आपका पारदर्शित नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तेल के आर पार आप नहीं देख पा रहे हैं, तो उसका जो पानी को हटाने का जो एक ही तरीका वो है, उसको एक कंपाउंड आता है बाजार में, सब कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट, उसको आप तेल में डाल दीजिए और 2 से 4 घंटे तक छोड़ने के बाद उसको आप छान लीजिए तो तेल आपका साफ हो जाएगा। जो तेल आपका, कई बार हमारे किसान भाई अच्छे भाव के इंतजार में तेलों को स्टोर कर लेते हैं और लंबे समय के बाद जब वो तेल को बेचने जाते हैं तो तेल का रंग खराब हो जाता है, तेल काला पड़ जाता है। इस तरह के तेलों को साफ करने के लिए एक जो आसान तरीका होता है वो होता है पुनः आसवन, यानी कि उसको रीडिस्टिल करना पड़ेगा। चाहे तो आप जो अगले बैच आप क्रॉप का चलाएंगे अगले सीजन में, उसके साथ थोड़ा थोड़ा तेल डाल के उसको आप डिस्टिल कर लीजिए दोबारा, तो आपका तेल वो साफ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भंडारण की। जब आपका तेल प्राप्त हो जाता है उसको रखने के लिए तो किस बर्तन में रखना है, कैसे स्टोर करना है। कई तरह के बर्तन बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे सुरक्षित और सेफ जो होते हैं हमारे स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम के या जीआई के बर्तन होते हैं। जीआई इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन व्हाइट शीट मेटल, जो सफेद चद्दर के ड्रम होते हैं, उसमें आप तेलों को स्टोर करेंगे तो तेल आपके लंबे समय तक उसको आप स्टोर कर सकते हैं। प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं, खासकर की जो पेट की बोतलें होती हैं, बिस्लेरी की बोतलें हो गई, या जो एचडीपी के ड्रम्स होते हैं, नीले वाले ड्रम होते हैं, उसमें तेलों को स्टोर करना हो तो लंबे समय के लिए कभी भी उसमें स्टोर ना करें, कम समय के लिए आप उसमें रख सकते हैं। क्योंकि इन जो प्लास्टिक के बर्तनों में जो एक कंपाउंड होता है थैलेट, कई बार वो तेलों में आ जाता है, जिससे कि कई बार एक्सपोर्ट मार्केट में ऑयल रिजेक्ट हो जाता है। तो उसको कोशिश करें कि प्लास्टिक के बर्तनों में लंबे समय के लिए तेलों को ना स्टोर करें।
अगर लोहे के ड्रमों में भी अगर आप स्टोर कर रहे हैं, जो हमारे ड्रम होते हैं, तो खास करके लेमन ग्रास हो गया, बहुत करोसिव होता है, वो तेल का रंग खराब हो जाता है जल्दी। तो लोहे के ड्रमों में भी अगर लंबे समय के लिए रखना है तो ना रखें। और स्टोर करते समय आप ध्यान रखें कि जितना तेल की मात्रा हो उतने बड़े बर्तन में रखें, यानी कि 50 किलो तेल अगर आपके पास है तो 200 लीटर के बर्तन में 50 किलो तेल ना रखें बड़े ड्रम में, क्योंकि 50 किलो उसमें तेल है तो 150 लीटर करीब उसमें हवा भी है। उस हवा में ऑक्सीजन होती है जो तेल को जल्दी खराब कर देती है, उसकी शेल्फ लाइफ रिड्यूस कर देती है। जो बर्तन में आप तेल रखें कोशिश करें छायादार और ठंडी जगह में रखें, धूप से बचा कर रखें। इस तरह से जो अगर आप सब बातों का ध्यान रखेंगे तो तेल आपका शेल्फ लाइफ अच्छी रहेगी और तेल के आपको अच्छे रेट मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।